हे राइज एंड शाइन, कैसी है बच्चा पार्टी। आई एम बैक विद द पार्ट 5 ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। बच्चा, हमने पार्ट 4 में पढ़ा था कि फ्रांस कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनी, बट हम पार्ट 5 में पढ़ेंगे कि फ्रांस ने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को अबॉलिश कर दिया और खुद को रिपब्लिक डिक्लेयर किया। पहले हमने कुछ पार्ट्स में पढ़ा था कि फ्रांस की मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की तक की जर्नी। इस पार्ट में हम पढ़ेंगे फ्रांस की कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से रिपब्लिक तक की जर्नी। तो शुरू करते हैं हम ये जर्नी। अब से पहले जर्नी शुरू करने से पहले हमें रिपब्लिक का भी मतलब पता होना चाहिए। सो व्हाट इज़ रिपब्लिक? रिपब्लिक बेसिकली एक ऐसी कंट्री होती है जहाँ पे एक इलेक्टेड गवर्नमेंट हो और उस गवर्नमेंट का एक इलेक्टेड लीडर हो। बेसिकली इलेक्शन इज़ द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिपब्लिक। जिस कंट्री में इलेक्शंस के थ्रू गवर्नमेंट आए हम उसको रिपब्लिक कह सकते हैं। अब वाई फ्रांस अबॉलिश कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की? फ्रांस को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्यों अबॉलिश करनी पड़ी? अगर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को अबॉलिश किया है तो डेफिनेटली ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी लोगों के ज़्यादा हित में नहीं थी, इसमें भी बहुत ज़्यादा कमियां थी। तो अब हम ये कमियां ही पढ़ेंगे कि क्या क्या इस गवर्नमेंट में कमियां थी। लेट अस स्टडी दिस। अब हम सब जानते हैं कि लुई 16 ने क्या किया था। फ्रेंच रेवोल्यूशन के रिजल्ट में कॉन्स्टिट्यूशन साइन किया था और कहा था कि मैं इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर रह के ही अपनी पावर का यूज़ करूँगा। बट लुई 16 ने नेशनल असेंबली के साथ वी कैन से कि धोखा करके एक सीक्रेट नेगोशिएशन में एंट्री ले ली थी, जो किस कंट्री के साथ था? प्रूशिया के साथ। उन्होंने प्रूशिया कंट्री जो थी उसके साथ कुछ नेगोशिएशंस में एंट्री ले ली थी, जिसके बारे में उन्होंने नेशनल असेंबली को बिल्कुल नहीं इत्तला किया था। अब क्या हुआ था कि जो नेबरिंग कंट्रीज़ थी फ्रांस की, वो एक अलग ही चिंता में थी। वो चिंता में थी कि जो फ्रांस में डेवलपमेंट हो रहा है उस चीज़ से उनको बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा था। क्यों उनको इम्पैक्ट क्यों पड़ रहा था? क्योंकि वो जो नेबरिंग कंट्री थी वो खुद मोनार्की थी और उनको सबसे बड़ी चिंता ये थी कि अगर उनके लोगों ने भी फ्रांस के लोगों की तरह इन्फ्लुएंस हो गए उन लोगों से, हमारे अगेंस्ट स्ट्रगल शुरू कर दिया, तो हमें भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर काम करना पड़ेगा और हमारी जो पावर है वो भी लिमिट हो जाएगी। तो वो नहीं चाहते थे कि उनके जो लोग हैं वो फ्रांस के लोगों से इन्फ्लुएंस हो गए कुछ ऐसा कदम उठाएं। तो उन्होंने एज अ रिज़ल्ट इन कंट्रियों ने क्या डिसाइड किया कि हम फ्रांस में अपनी आर्मी भेजेंगे और फ्रांस के अगेंस्ट युद्ध करेंगे, और जिसकी वजह से 1789 के जितने भी डेवलपमेंट्स हुए हैं उन सबको दबा देंगे और फ्रांस को वापस से मोनार्की बनने पे मजबूर करेंगे। परंतु उससे पहले ऐसा कुछ होता जो नेशनल असेंबली थी उसने खुद वोट करा अप्रैल 1792 में, और उन्होंने प्रूशिया और ऑस्ट्रिया, वे जो कंट्री जो लुई 16 के साथ समझौते में थी, उनके खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। लुई 16 ने जो दगाबाजी नेशनल असेंबली के साथ की थी, अब टाइम आ गया था कि लुई 16 को उसका अंजाम भुगतना पड़े। इस अंजाम की शुरुआत पहले होती है एक वॉर के साथ जो प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट होती है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्रूशिया और ऑस्ट्रिया कहाँ पे हैं। आप देख सकते हैं ये ब्लू कलर का फ्रांस है, ये ऑरेंज कलर का ऑस्ट्रिया है एंड ये वाला प्रूशिया है। तो इन तीन कंट्रीज़ के बीच ये वॉर थी। अब इस वॉर का क्या रिजल्ट निकला? थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स बच्चे वो लोग होते हैं जो अपने आप सामने आते हैं। थाउजेंड ऑफ वॉलंटियर्स नेशनल असेंबली के पास भीड़ लगा के इकट्ठा हो गए कि नेशनल असेंबली के पास अगर आर्मी की कमी है तो आप हम आम बंदों को वोट पे भेजिए, हम आपको पूरी हेल्प करेंगे। बट लुई 16 को इस बार फुल एंड फाइनल आंसर मिल जाना चाहिए लोगों की तरफ से, तो लोगों ने अपनी मर्जी से नेशनल असेंबली को सर्विसेज देनी स्टार्ट कर दी। अब ये जो वोट थी इसको लोग कैसे देख रहे थे? यहाँ पे लोग बेसिकली बच्चों फ्रांस के पीपल नहीं है, ऑल ओवर द वर्ल्ड हम किसी भी लोग का यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं, किसी भी पीपल्स का। तो ये पूरी वर्ल्ड में एक वॉर, ऐसी वॉर देखी जा रही थी जो लोगों की किसके अगेंस्ट थी? किंग एंड एरिस्टोक्रेसी के। पूरे यूरोप में, पूरे वर्ल्ड में इस वॉर को एज अ वॉर ऑफ पीपल अगेंस्ट किंग एंड एरिस्टोक्रेसी देखा जा रहा था। अब कुछ वॉलंटियर्स जो थे वो फ्रांस का एक प्रोविंस है मर्साइल, वहाँ से आए थे।
वो वॉलंटियर्स बहुत एक्साइटेड थे नेशनल असेंबली को अपनी सर्विसेज देने में, और वो एक सॉन्ग गाते हुए आए थे जिसे क्या कहा गया था, मर्साइलेस। और इस सॉन्ग से पूरे फ्रांस के लोग इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने इस सॉन्ग को फ्रांस का नेशनल सॉन्ग ही डिक्लेयर कर दिया। ओके, अब ठीक है, लोग आ गए, सर्विसेज देने लगे, वॉर चल रही है, बट ठीक है, सब हो रहा है, बट इस वॉर का फ्रांस के लोगों पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा था, इस वॉर का प्रभाव क्या था फ्रांस के लोगों पे, अब वो जानते हैं। सिंपल सी बात है, वॉर चाहे किसी भी कंट्री के अगेंस्ट हो, हानि दोनों ही कंट्री को होती है। तो इकोनॉमिक लूसेस, लोगों के लाइफ में फिर से डिफ़िकल्टीज़ आना, दोनों ही कंट्रीज़ में सिंपल सी थी, डायरेक्ट रिजल्ट था ये वॉर का। तो फ्रांस में फिर से इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज़ आने लगी, पैसे की तंगी आने लगी, फूड के प्राइसेस बढ़ने लगे। और नेक्स्ट इशू जो आया वो ये था कि जो फ्रांस के आदमी लोग थे, जो मैन पीपल्स थे, वो तो युद्ध कर रहे थे। अब सारी जिम्मेदारी थी औरतों पे, घर के बच्चों को, बुज़ुर्गों को संभालना, उनके खाने पीने का इंतज़ाम करना। अब सब कौन कर रही थी, विमेंस कर रही थी। अब ये जो थर्ड एस्टेट की वुमेंस थी वो अपर एस्टेट में जा रही थी, अमीर लोगों के घर पे काम कर रही थी बेसिकली, और वहाँ से जो भी अर्न हो रहा था उससे अपनी फैमिली चला रही थी। अब ये हो गया इम्पैक्ट। अब जानते हैं कि जो फ्रांस के लोग थे वो इस वॉर को कैसे देखते थे, फ्रांस के लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था। बच्चों, फ्रांस के जो पीपल थे उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि ये जो रेवोल्यूशन अब फिर से जो शुरू हुआ है ये कंटिन्यू रहना चाहिए, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 था वो सिर्फ रिच बंदों को ही राइट्स दे रहा था, गरीबों को कोई राइट्स नहीं दे रहा था। तो फ्रांस के लोग चाह रहे थे कि अब जो रेवोल्यूशन शुरू हुआ है अब तो ये आगे भी चलेगा, अब जब तक गरीबों को भी राइट्स नहीं मिल जाते अब तब तक ये कंटिन्यू रहना चाहिए। अब क्या हुआ था, अब जो लोग, गरीब लोग, अब जो रेवोल्यूशन कर रहे थे अब वो नॉर्मली नहीं कर रहे थे, वो क्लब्स के थ्रू कर रहे थे। अब ये रेवोल्यूशन क्लब्स ऑर्गेनाइज कर रहे थे। क्लब्स क्या होते हैं, क्लब्स बेसिकली पॉलिटिकल ग्रुप होता है कुछ लोगों का, ठीक है। अब ये क्लब्स क्या क्या करते थे, ये जो सरकार थी उसकी पॉलिसीज़ डिस्कस क्या करते थे, उसके प्लान्स डिस्कस क्या करते थे, और उस रिगार्ड में अपने जो खुद के एक्शन जो थे, उनका खुद का जो माइंडसेट था उसको डिस्कस क्या करते थे। और उस वक्त सबसे ज़्यादा उभरता हुआ क्लब जो था, सबसे ज़्यादा पॉपुलर क्लब जो था, वो था, सबसे फेमस क्लब था जैकोबिन क्लब। इस क्लब के बारे में मैं एक फैक्ट और बताती हूँ, इंडिया से जो टीपू सुल्तान थे वो भी इस क्लब के सदस्य थे। ओके, तो जो जैकोबिन क्लब था इसने अपना नाम जैकोबिन कहाँ से लिया, ये इन्होंने अपना नाम लिया सेंट जैकोब, जो पहले एक चर्च था, बहुत फेमस चर्च था पेरिस में। तो इन्होंने इस चर्च से अपना नाम लिया और सेंट जैकोब का इन्होंने बना दिया जैकोबिन। अब इस जो जैकोबिन क्लब था इसके कुछ फीचर्स थे, वेरी रिमार्केबल फीचर्स कह सकते हैं हम। पहले तो इस जो क्लब के लोग थे वो बहुत अमीर नहीं थे, और नॉट वी कैन से कि मिडिल क्लास भी थे, वो बहुत ही लिमिटेड पीपल्स थे, जैसे कि शॉपकीपर्स, शू मेकर्स, कुक्स, एंड वी कैन से वॉच मेकर्स एंड डेली वेज अर्नर। बड़े ही छोटा छोटा वर्ग इस क्लब का हिस्सा था। इस क्लब का जो लीडर था वो था मैक्सिमिलियन रोबेस्पायर। कौन था, मैक्सिमिलियन रोबेस्पायर। आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये हैं मैक्सिमिलियन रोबेस्पायर। अब बच्चों आपका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट इज़ जो पार्ट 6 होगा वो टोटली होगा जैकोबिन क्लब के बारे में, कि जैकोबिन क्लब क्या था, इसके और फीचर्स क्या थे, जैकोबिन क्लब ने कैसे फ्रांस में रिपब्लिक स्टैब्लिश करी, और क्यों जैकोबिन क्लब ही एक ओनली क्लब था जो इतना फेमस था। ये तो वन ऑफ द फेमस क्लब था ना, बाकी अदर क्लब इतने फेमस क्यों नहीं थे। ये सब हम पढ़ेंगे पार्ट 6 में। टिल देन बाय, टेक केयर, वी विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।